आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? यस मैम। ओके। तो लास्ट क्लास जब हम लोग ने डिस्कस की थी, तो लास्ट क्लास में पहला जो टैक्स रिफॉर्म हमारे यहाँ फॉलो होता था, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। इनडायरेक्ट में बहुत टाइप के टैक्सेस थे। हम लोग ने वो डिस्कस किया था कि कैसे मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से, रिटेलर से एंड कंज्यूमर्स तक टैक्स मूव करता है। ओके। आज हम लोग जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका भी मैकेनिज्म हम एक दो क्लासेस बाद देखेंगे, बट आज हम लोग थोड़ा सा इसके थ्योरी पार्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। ओके। कमिंग टू द बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी, the implementation of the goods and service tax in India was a historical movement. Exactly, सबको पता है जीएसटी जब इंडिया में एक्चुअली जब इम्प्लीमेंट हो गया था तो वो किसी हिस्टोरिकल मूवमेंट से कम नहीं था। व्हाई आई एम सेइंग दिस सो? बिकॉज जब से टैक्स इंडिया में लागू हुआ है, तब से हम पहले पुराने ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो कर रहे थे। अचानक से जीएसटी का आना पूरे इंडिया में, इट वाज अ काइंड ऑफ हिस्टोरिकल मोमेंट बिकॉज इट वाज न्यू कॉन्सेप्ट फॉर एवरीवन। पहले क्या था कि वैट लगता था, मोड वैट लगता था, सिन वैट लगता था, अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगते थे जो कस्टमर्स को, सेलर्स को, बायर्स को हर स्टेप पे जा जाके पे करने पड़ते थे। बट जीएसटी के आने से सब कुछ एक हो गया। लोग इसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। किन्हीं को लग रहा था इट इज बेनिफिशियल, किन्हीं को लग रहा था इट इज नॉट बेनिफिशियल, किन्हीं को लग रहा था कि अब हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। बट अगर हम साउंडली देखें तो ये थोड़ा सा सिस्टमाइज हो गया। ओके। सो इट वाज अ वेरी historical movement in context to India, and it has marked a significant tax reform in a country. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सिग्निफिकेंस रिफॉर्म इसने क्रिएट किया। ओके। जिन बच्चों की आवाज आ रही है बेटा, आप अपने को प्लीज म्यूट कर दो। नीवी, आप अपने को म्यूट कर दो बेटा। ओके। इस टैक्स सिस्टम के आने से क्या होगा कि जितने भी लार्जर नंबर ऑफ टैक्स, जैसे पहले हमने अभी डिस्कस किया कि पहले बहुत तरह के टैक्स हुआ करते थे, ठीक। बट इसके आने से सारे टैक्सेस का अमलगेशन हो गया। अमलगेशन का मतलब कि सारे टैक्स मिलके एक हो गए, चाहे वो सेंट्रल पे लगते हो, चाहे वो स्टेट पे लगते हो, और वो सारे मिलके एक सिंगल टैक्स हो गए, जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी थे, है ना। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ मिटिगेशन ऑफ डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले क्या था कि हर स्टेट का अपना अपना अलग टैक्स का तरीका होता था, उनके अलग टैक्स पॉलिसीज होती थी। बट इसके आने से क्या हुआ, टैक्स जब आपस में कंबाइंड हो गया, सारे टैक्स एक सिंगल टैक्स सिस्टम हम लोग फॉलो करने लगे, तो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को हट गया। तो कोई मुझे बताएगा कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स सेक्शन क्या होता है? हमने पिछली क्लास में ही डिस्कस किया था ये चीज। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द कैस्केडिंग इफेक्ट? निवी इज सेइंग हाय टू एवरीवन। हाँ, तो मैं कैस्केडिंग इफेक्ट की बात कर रही थी। क्या कोई मुझे बताएगा कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? हमने पिछली क्लास जिस दिन डिस्कस की थी, उस दिन हमने सबसे पहले कैस्केडिंग इफेक्ट ही पढ़ा था। आज आप लोग YouTube चैनल पे जाइएगा, जो मेरा पिछला लेक्चर है वो लेक्चर अभी भी अपलोड है, उसको प्लीज एक बार गो थ्रू करिएगा। मैंने पहले ही बताया कि वो टैक्स का बेस है ना। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि टैक्स ऑन टैक्स। पहले क्या था कि मैन्युफैक्चरर अपना टैक्स लेता था, होलसेलर अपना टैक्स लेता था, रिटेलर अपना टैक्स लेता था। सारे जितने भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी पार्टीज आती थी, सब अपना टैक्स, मतलब अगर कंज्यूमर की बात करें तो वो एक ऐसी चीज पे टैक्स देता था जिसपे ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, राइट। ठीक।
तो लेकिन जीएसटी के आने से कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का एलिमिनेशन हो गया। अब हमें हर स्टेप पे टैक्स नहीं देना होता है। अब टैक्स हम एक ही बार पे करते हैं, जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। आप कोई कुछ भी खरीदते होगे तो आप देखते होगे या तो उस पे एसजीएसटी लिखा रहता है या सीजीएसटी लिखा रहता है। ओके, द इनिशिएटिव इज नाउ पेविंग द वे फॉर अ कॉमन नेशनल मार्केट। एग्जैक्टली, एक टैक्स होने से क्या हो गया कि हर लोग एक जैसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। एक जैसी पॉलिसी को फॉलो करने का क्या मतलब हो गया? एक जैसी पॉलिसी को फॉलो करने का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति अब कहीं भी जाके इजीली अपने बिजनेस को, गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली वो फ्लो में ला सकता है, क्योंकि हर जगह आपको चीजें, सिस्टम समझने की जरूरत नहीं है। अब हम कॉमन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जिससे इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक दोनों ही मार्केट में बेनिफिट्स हैं। और कॉम्पिटिटिव तो है ही, सो इट इज वेरी इजी फॉर वन टू एंटर इनटू द मार्केट। ठीक, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? Now we are going to discuss some more deep history regarding GST. Okay, history of GST in India. हिस्ट्री ऑफ जीएसटी का मतलब कि जीएसटी की शुरुआत कैसे हुई, जीएसटी कैसे आया इंडिया में, जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे आया, क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, अगर हम लोग ऐसे बात करें तो जीएसटी 2017 में आया था, 1 जुलाई को वो इम्प्लीमेंट हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2017 में ही जीएसटी पहली बार मुद्दे में आया था। 2000 से ही जीएसटी की हिस्ट्री शुरू हो गई थी, उसका इंट्रोडक्शन शुरू हो गया था। ओके, इन 2000 अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज आवर प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। उस समय वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था एम्पावर्ड कमेटी, जिसको हम लोग ईसी के नाम से जानते हैं। ठीक, उनके स्टेट मिनिस्टर्स के हेल्प से ये कमेटी फॉर्म हुई थी, जिसने जीएसटी का स्ट्रक्चर तैयार किया था। स्ट्रक्चर में क्या तैयार किया था कि जो अलग अलग टाइप के टैक्स थे, जैसे मैंने आपको बताया, वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स चलता था हमारे यहाँ, सिन वैट चलता था, मोड वैट चलता था। उन सब के हिसाब से उन्होंने जीएसटी को लाया और उसके इन सब के आधार पे उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया था। ठीक, बहुत सारे लोग इस कमेटी में थे, अलग अलग स्टेट के लोग इस कमेटी में थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने इसको मिलके बनाया था। ओके, लेकिन कुछ हुआ नहीं, यहीं पे ये चीज रुक गई। ओके, फिर 2004 में एक टास्क फोर्स बनाई गई विजय एल केलकर के मेंटोरशिप में। ओके, इसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रेजेंट टैक्स सिस्टम है, मतलब जो हम लोग अभी फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग पहले जो फॉलो करते थे, क्योंकि अब तो हम लोग जीएसटी ही फॉलो करते हैं, जो हम लोग पहले फॉलो करते थे, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ टैक्सेशन सिस्टम था, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इस वजह से हम लोगों को अपना टैक्स सिस्टम ट्रेडिशनल से हटा के जीएसटी कर देना चाहिए। ओके, फिर फर्दर हम मूव हुए 2005 में, पी चिदम्बरम जी आए, उन्होंने भी जीएसटी का स्ट्रक्चर को और मॉडिफाई किया अक्रॉस द कंट्री। उसमें उन्होंने प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन चेन सारी चीजें डिस्कस की, जब बजट सेशन वो डिस्कस कर रहे थे एट दैट टाइम। ओके, देन इन 2006 फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 अप्रैल 2010 को जीएसटी को फुल फ्लेज में इंट्रोड्यूस किया। ओके, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, बट समहाउ जीएसटी उस समय भी अमेंड नहीं हुई। जीएसटी लोगों के सामने आई, लेकिन उस समय भी उसको फुल फ्लेज में फॉलो नहीं किया गया। फिर नवंबर 2006 में पार्थ सारथी सोमे ने इसको इन द एडवाइजरी कमेटी ऑफ पी चिदम्बरम जीएसटी को कुछ और रिफॉर्म्स बनाए। फिर 2007 में जीएसटी को फिर इम्प्लीमेंट करने की डेडलाइन दी गई, बट वो फिर समहाउ हुआ ही नहीं फॉर सम रीजंस। फिर 2008 के यूनियन बजट में, मोटा मोटा जान लीजिए तो ये सारी हिस्ट्री है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ योर कोर्स। ये आपके कोर्स का पार्ट है, इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, आपको सारा कुछ पढ़ना है। ओके,
So यहाँ से I will request any one of the student to read this slide from February 2017. Okay, अब्दुल मुतल्लिब खान बेटा तुम रीड करो. साक्षी you read बेटा. साक्षी धीमन. Yes, ma'am. हाँ बेटा रीड दिस स्लाइड बिकॉज इट इज जस्ट अ हिस्ट्री. इसमें कुछ बहुत ऐसा कंसेप्चुअल नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, बट एज इफ इट इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू इट. ओके, जस्ट रीड दिस स्लाइड. Yes, ma'am. Ma'am, February 2007, जी. the 1st April 2010 deadline for GST implementation was retained in the Union Budget for 2007 to 8. February 2008, at the Union Budget session for 2008 to 9, the Finance Minister confirmed that considerable progress was being made in the preparation of the roadmap of GST. The targeted timeline for the implementation was confirmed to be 1st April 2010. July 2009, Pranab Mukherjee, the new Finance Minister of India, announced the basic skeleton of the GST system. The 1st April 2010 deadline was being followed then as well. November 2009, the EC that was headed by Asim Das Gupta put forth the first discussion paper, FDP, describing the proposed GST design. The paper was accepted to start a debate that would generate further inputs from stakeholders. February 2010, the government introduced the Mission Mode project that laid the foundation for GST. The project, with a budgetary outlay of rupees 1133 crores. yes, ma'am, crore, computerized commercial taxes in states. Following this, the implementation for GST was pushed by 1 year. March 2011, the government led by the Congress Party puts forth the Constitution 115th Amendment Bill for the introduction of GST. Following protest by the opposition party, the bill was sent to a standing committee for a detailed examination. June 2012, the standing committee starts discussion on the bill. Opposition parties raises concern over the 279D clause that offers additional powers to the center over the GST dispute authority. Okay, authority. okay. ठीक. Yes, तो ma'am. यहाँ पे अगर हम इस पूरी हिस्ट्री को देखें तो हमें यही पता लग रहा है कि टाइम टू टाइम अलग अलग टाइप की कमेटी को फॉर्म किया गया, जीएसटी को प्रपोज किया गया, उसके लिए बजट भी डिसाइड किया गया. अगर हम लोग फरवरी 2010 में देखें तो 1133 करोड़ का बजट भी उसके लिए डिसाइड किया गया, लेकिन वो वाला भी इम्प्लीमेंटेशन 1 साल तक खींच दिया गया. फिर हम लोग आए मार्च 2011 में, फिर उसमें भी बहुत सारी चीजें दी गई, बट ऑपोजिशन पार्टी ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया, जिसकी वजह से जीएसटी को फिर से हम लोग लागू नहीं कर पाए. फिर जनवरी 2012 में एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई गई जिसमें ये बिल रखा गया. इस बिल में भी अपोजिट पार्टी ने इसके बहुत सारे क्लॉज थे, तो उसमें से एक क्लॉज था 279B क्लॉज. उस क्लॉज के ऊपर उन्होंने बहुत सारे कंसर्न्स रखे जिसमें कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, बट फिर भी जीएसटी तभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. ओके, read it beta from June 2012. Read Sakshi.
Yes, ma'am. June 2012, the standing committee starts discussion on the bill. Opposition parties raise concern over the 279B clause that offers additional powers to the center over the GST dispute authority. November 2012, P. Chittambaram and the finance minister of states hold meetings and set the deadline for resolution of issues as 31 December 2012. February 2013, the finance minister during the budget session announces that the government will provide rupees 9,000 crore as compensation to states. He also appeals to the state finance minister to work in association with the government for the implementation of the indirect tax reform. August 2013, the report created by the standing committee is submitted to the parliament. The panel approves that the regulation with few amendments to the provisions for the tax structure and the mechanism of resolution. October 2013, the state of Gujarat opposes the bill as it would have to bear a loss of rupees 14,000 crore per annum owing to the destination-based taxation rule. May 2014, the Constitution Amendment Bill lapses. This is the same year that Narendra Modi was voted into power at the center. December 2014, India's new finance minister Arun Jaitley submits the Constitution 122nd Amendment Bill 2014 in the parliament. The opposition demanded that the bill be sent for discussion to the standing committee. February 2015, Jaitley, in his budget speech, indicated that the government is looking to implement the GST system by 1st April 2016. May 2015, the Lok Sabha passes the Constitution Amendment Bill. Jaitley also announced that petroleum would be kept out of the ambit of GST for the time being. August 2015, the bill is not passed in the Rajya Sabha. Jaitley mentions that the disruption had no specific cause. March 2016, Jaitley says that he is in agreement with the Congress demand for the GST rate not to be set above 18%, but he is not inclined to fix the rate at 18% in the future if the government in an unforeseen emergency is required to raise the tax rate, it would have to take a permission to the parliament. So a fixed rate of tax is ruled out. June 2016, the Ministry of Finance releases the draft model law of GST to the public, expecting suggestions and views. ओके बस बेटा ओके देखिए ये सारी बहुत ब्रीफ और बहुत कीन हिस्ट्री है रिगार्डिंग जीएसटी। हम लोगों ने वहां तक डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि फरवरी 2013 में अगर पार्लियामेंट में क्या होता है कि अगर कोई बिल हम लोग लाएं और बार बार उस बिल को कैंसिल किया जाए तो उसके बदले हमें कंपनसेशन भी पे करना पड़ता है, मतलब हर्जाना देना पड़ता है। तो उस बजट सेशन में गवर्नमेंट ने को 9,000 करोड़ भी हर्जाना भरना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो इस नए टैक्स डिजाइन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जा रही थी। कभी ऑपोजिशन नहीं चाह रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था, कभी अलग स्टेट का कोई प्रॉब्लम आ जा रही थी, तो इससे बहुत सारा बिल का टाइम लैप्स हो रहा था और उससे नहीं कर पा रहे थे। ओके, फिर 2005 में 15 में सॉरी जो बिल था वो राज्यसभा से नहीं पास हुआ। क्यों नहीं पास हुआ? अरुण जेटली ने उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल दी थी। ओके, अरुण जेटली जी ने कहा था कि बिल में जो टैक्स रखा गया है उसको 18% ना रख के और कम रखना चाहिए। ओके, ये इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर 2016 में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी उसने एक नया मॉडल लॉ जीएसटी के लिए रिलीज किया। उसमें जितने भी लोगों के जो भी सजेशंस थे, जो भी उनकी चीजें थी, उसको उसमें उन्होंने कहा। देन 2016 में कांग्रेस ने फाइनली ऑपोजिशन में आके इस प्रपोजल को
फिर से बंद करने के लिए कहा, बट somehow this proposal got passed from the राज्यसभा। ओके, दोनों सभा में बिल को पास होना जरूरी होता है, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा से पास हुआ, अगर राज्यसभा कोई चीज पास हो जाती है तो फिर वो लोकसभा में जाके अगर मेजोरिटी वाली मतलब जो भी इस समय पार्टी रूलिंग पार्टी है वो मेजोरिटी में है तो बिल वहां से पास हो ही जाता है। ओके, फिर September 2016, the Honorable President of India gave his consent for the Constitution Amendment Bill to become an act। उन्होंने कहा, जो हमारे प्रेसिडेंट थे 2016 में, उन्होंने कहा कि जो बिल है इसको हम अपने संविधान में चेंजेस लाके इसको एज अ एक्ट बना देंगे। ओके, तो फाइनली 2017 में 4 बिल जीएसटी से रिलेटेड 4 बिलों को अप्रूव किया गया। वो 4 बिल कौन थे? सेंट्रल जीएसटी बिल, इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल, यूनियन टेरिटरी जीएसटी बिल, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स बिल। ये चारों बिल को पास किया गया। The GST Council also finalized on the GST rates and rules। जो भी जीएसटी में अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के लिए रेट्स हैं, अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए रूल है, वो सारे उन लोगों ने फाइनलाइज किए हैं। फिर फाइनली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जीएसटी बिल 1 जुलाई 2017 से लागू किया जाएगा और सबको इसको फॉलो करना होगा। क्लियर? समझ आ गया क्लास आप लोगों को? Yes, ma'am. थोड़ी सी हिस्ट्री थी, दिस ऑल द हिस्ट्री वाज, मैं समझ सकती हूँ, हिस्ट्री हमेशा ही थोड़ी सी बोरिंग होती है। कामरान खान बेटा, आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही है। ओके, व्हाट आई एम सेइंग कि हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग होती है और हिस्ट्री में कुछ ऐसा भी नहीं होता है कि मैं आपको इंटरेस्टिंग करके समझा पाऊँ। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री। नाउ कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब जब इसको एज अ एक्ट बनाया गया, जब प्रेसिडेंट ने इसको फाइनलाइज करके एक्ट बना के कॉन्स्टिट्यूशन में लाया तो अलग अलग तरह के क्लॉज बनाए गए, है ना। जैसे आप लोगों ने जब लॉ पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग तरह के एक्ट होते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, हर एक्ट के अंदर भी सेक्शन थे, सब सेक्शंस थे। राइट क्लास? पढ़ा था आप लोगों Yes, ने, ma'am. है ना। सो व्हाट हैपेंस कि जब भी कोई नया लॉ बनता है, कोई नया एक्ट बनता है तो उसमें बहुत सारे क्लॉज होते हैं, मतलब हर चीज से रिलेटेड एक एक सेक्शन बना दिया जाता है, एक एक क्लॉज बना दिया जाता है। तो ये इस जीएसटी के क्लॉज हैं, इसके भी बहुत सारे क्लॉज हैं। देयर इज ऑल्सो नथिंग कि मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करूं, बिकॉज ये सारी चीजें एकदम डीप क्लॉज ओरिएंटेड होती हैं। जब हम कंसेप्ट ऑफ जीएसटी पे आएंगे तब मैं आपको पूरा जीएसटी का मैकेनिज्म बताऊंगी। ठीक, क्लॉज ऑफ जीएसटी मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें एक बार हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, बट नाउ आई वांट्स कि आप लोग एक बार इसको रीड आउट कर लेना। अगर आप एक बार इसको रीड आउट कर लोगे तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू, बिकॉज इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होता, इट इज जस्ट अ थ्योरी पोर्शन जो आपको रीड आउट करना होता है। बट एज इट इज इम्पोर्टेंट with the concept, with the view of your syllabus, तो पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ओके, एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? किसी को कुछ भी पूछना है जीएसटी से रिलेटेड? बताइए क्लास, फिर मैं वाइंड अप करूं इस क्लास को। शुड आई वाइंड अप दिस? Yes, ma'am. ओके, बुशरा एमबीए, आप एमबीए के बच्चे, आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. आ रहे हैं। मैम ये मैम क्वेश्चन बोलो बेटा, तुम्हारी तो आवाज हेलो ही नहीं आ रही है मुझे। अब्दुल मुतल्लिब खान, मैम आउटपुट और इनपुट कैसे होता है ये नहीं समझ में आ रहा है जीएसटी में। मैं थोड़ा जीएसटी के बारे में तो आउटपुट और इनपुट नहीं समझ में आ रहा था ये। आउटपुट और इनपुट बेटा ये मतलब एक मैकेनिज्म सेलर और एक बायर में ये आउटपुट इनपुट। मैंने जो लास्ट क्लास आप लोग की थी मैंने आपको, अच्छा लास्ट क्लास में थे आप लोग? मैम मैंने पहली क्लास की शायद मैंने पहली वाली क्लास ली थी जो मैं पूरा मैंने आप लोग को पूरा वो फ्लो समझाया था। जो मैम स्टार्ट किया था आपने। हाँ, तो वो जो टैक्स सिस्टम था बेटा वो पुराना वाला टैक्स टैक्स ऑन सिस्टम टैक्स था। बता।
वो पुराना था, लेकिन जी। जीएसटी तो मैंने अभी बताया ही नहीं ना, जीएसटी का मैकेनिज्म, राइट। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को जीएसटी का मैकेनिज्म समझाऊंगी, ओके। Okay, तब ma'am. ठीक होपफुली, है मैम, हाँ आगे। बेटा, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जीएसटी का पूरा जी कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग के लिए बहुत इजी होगा, ओके। जी मैम, तो जी मैम। मैं एक बार एज अ होल सब बच्चों की अटेंडेंस ले लूं, ओके। थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am. थैंक यू।